स्वागत है आपका बीपीएससी एईडीओ क्लास में। आज के इस क्लास में जो है भारतीय संविधान, जिसमें हम लोग संसद एवं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। आइए। भारतीय संसद जो है वह किसके किसके ये से मिलकर के बनती है। तो जब आप पढ़िएगा कि भारत जो है वह एक राज्यों का संघ है, यहाँ की जो संसद है वह किससे बनती है। फिर तो यहाँ की संसद में हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है। तो क्या संसद केवल लोकसभा से चलती है या फिर लोकसभा के अतिरिक्त जो एक ऊपरी सदन है जिसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संसद बनती है या फिर इसके अतिरिक्त संसद का कोई और अंग है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत याद रखिएगा, हम एकदम डिटेल्स में आपको बताते चलेंगे ताकि यह सारा जो है आपको याद होता चले। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत जो है इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत की जो संसद है वह उसके 3 अंग है, यानी 3 चीज मिलकर के, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हम अभी तीनों को जानेंगे डिटेल्स में कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के जो है वो जो सदस्य होते हैं उसको डायरेक्ट जनता, भारत की जनता, संपूर्ण भारत की जनता जो है लोकसभा के सदस्यों का डायरेक्ट निर्वाचन करके भेजती है। राज्यसभा की जो सदस्य होते हैं इसको जो है जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे हर एक राज्य में जो जनता विधायक चुनती है, फिर वो विधायक जो है वो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये तीनों मिलकर के संसद का अंग बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। आइए हम डिटेल्स में सबके बारे में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको यह क्लास अच्छा लगेगा तो इस क्लास को अपना एक लाइक देते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। सवाल है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो हम अभी उसी बात कर रहे हैं कि जो संघीय व्यवस्थापिका है, चूंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, इसको एक को हम लोग लेजिस्लेचर यानी विधायिका कहते हैं, दूसरे को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका कहते हैं और तीसरे को जुडिशियरी न्यायपालिका कहते हैं। तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा हो चुका है। हम सबको डिटेल्स में इंडियन पॉलिटी के क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। हम लोकसभा के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो संपूर्ण भारत में लोकसभा के लिए जो है 543 सीटों पर चुनाव होता है। संपूर्ण भारत में लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव होता है? 543 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या 40 है। कितना है? बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या 40 है, 40 है। ये 2026 तक रहेगा। 26 में नया परिसीमन होना है, जिसमें जो है सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यह जो सीट है वो आबादी के हिसाब से है। तो 1973 में ही सीटों का जो है परिसीमन हुआ था, उसके पश्चात अब तक नहीं हुआ है, फिर 2026 में होगा। तो इस लगभग इस 50 साल में जो है बहुत अधिक आबादी बढ़ गई है, तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी फिलहाल जो है वर्तमान जो लास्ट 2024 में लोकसभा का निर्वाचन हुआ है, उसमें कितने हैं सदस्यों की संख्या? 543 है। बिहार से 40 सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है लोकसभा का पुनः चुनाव होता है और भारत की एक एक जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो जो है लोकसभा के सदस्यों को अपना मताधिकार करके अपने सदस्य चुनते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का है? 5 वर्ष का। दूसरा जानिए कि लोकसभा का सदस्य जो है जो बनना चाहेगा उसकी न्यूनतम उम्र
25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, वो न्यूनतम उम्र है। अधिकतम उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी उम्र तक सदस्य बन सकता है। तो ये लोकसभा जिसको जनता डायरेक्ट चुनती है, ये प्रतिनिधि सभा के रूप में भी जाना जाता है। कुल सदस्य कितने हैं? 543। पहले लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसको एंग्लो इंडियन के समुदाय के होते थे, यानी जिसमें माता पिता में से कोई एक भारतीय और कोई एक इंग्लैंड के होते थे, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब उसको जो है अमेंडमेंट के द्वारा, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करके उस 2 सदस्यों की जो मनोनीत की जाती थी उस परंपरा को बंद कर दिया गया है। अब आइए राज्यसभा को जानते हैं। तो राज्यसभा जो है यह ऊपरी अपर हाउस है, संसद का अपर हाउस है। इसके सदस्य जो है डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। इसकी मैक्सिमम संख्या जो है तो 250, लेकिन जो निर्वाचन होता है उसमें से 245 सीटों पर इसका निर्वाचन होता है। कितने सीटों पर निर्वाचन होता है? तो यहाँ जो निर्वाचन होता है राज्यसभा का पूरे भारत में 245 सीटों पर होता है। उसमें भी याद रखिएगा आप कि जो है 245 सीटों में से 238 सीटों पर राज्यों से चुन करके आते हैं और 12 सीटों पर जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो खेल में हो या फिर कला में हो या फिर साहित्य में हो यानी लेखक में हो, तो इन सब से जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वैसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। और ये 238 अलग अलग राज्यों से चुन करके आते हैं अपर हाउस के लिए, जिसमें बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। राज्यसभा को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। बिहार या जो भी राज्य है वहाँ जो विधानसभा का चुनाव होता है, जो मुख्यमंत्री एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो विधायक साहब मिल करके जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जब आप इस सवाल को पढ़िएगा तो यहाँ पर लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, यानी यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य हैं जनता डायरेक्ट चुन करके भेजती है, इसलिए उसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। और फिर जो है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक राज्य की विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुन के भेजते हैं, तो यह भी सही है। अर्थात दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि उपर्युक्त सभी इसमें सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि लोकसभा और राज्यसभा की कुछ विशेषताओं को आइए जान लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 है, लेकिन निर्वाचित कितने होते हैं? 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा के लिए कुल सदस्य कितने हैं? 552। निर्वाचित कितने होते हैं? 543। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का विघटन हो जाता है। सरकार लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है, यानी कि लोकसभा में 543 से अधिक में के आधे से अधिक बहुमत किसे कहेंगे? आधे से अधिक, यानी लगभग 272। तो 272 लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के 272 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको सपोर्ट करेंगे वो देश का प्रधानमंत्री होंगे। जैसे अभी जो है लोकसभा के सदस्य जो है नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं 272 से अधिक, तो वो प्रधानमंत्री है। कल जो है उन पार्टी के हो या किसी भी पार्टी के अन्य लोग हों जिसको जो है आधे से अधिक एमपी लोकसभा के सदस्य सपोर्ट करेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। आगे है कि लोकसभा में वित्त विधेयक केवल यहीं प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी जो वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अभी जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो वह है ओम बिरला। पिछले लोकसभा में भी वही थे। ओम बिरला जो है अभी लोकसभा के
अध्यक्ष हैं, जो सामने जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं सामने बैठते हैं, और उनके दाहिने तरफ जो है सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं और बाएं तरफ जो है विपक्ष के लोग बैठते हैं। आइए हम उसको भी देख के समझेंगे। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनते हैं। यानी हम अभी पिछले प्रश्न में ही बताए हैं कि राज्यसभा के सदस्य को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। विधानसभा के लिए जो विधायक जनता चुनती है वही विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अगला है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 हो सकती है और 250 हो सकती है, और राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। आगे है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जी हाँ, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुन करके जाते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य की जो है वो मतलब उम्र 6 वर्ष का कार्यकाल उसका पूरा होता है और 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचित होता है। इस प्रकार जो है 2-2 वर्ष पर राज्यसभा का चुनाव होता रहता है, लेकिन राज्यसभा कभी लोकसभा की तरह पूरी तरह भंग नहीं होती है। उसके कुछ सदस्य परमानेंट बने रहते हैं, इसलिए उसको अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। ये आगे है कि राज्यसभा में वित्त विधेयक को रोका नहीं जा सकता, सुझाव दिया जा सकता है। देखिए लोकसभा की तस्वीर हम आपको अंदर से दिखाते हैं। सामने जो है यहाँ आसन जिसको कहा जाता है, जिस पर जो है स्पीकर महोदय बैठते हैं। अब सामने कौन बैठते हैं? स्पीकर बैठते हैं, जिनको हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। इनके दाहिने तरफ इधर सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं, यानी जिनको 272 प्लस लोकसभा सदस्यों की जो है इनको 272 प्लस लोकसभा सदस्यों की बहुमत प्राप्त होती है। इधर बाएं तरफ जो है विपक्ष के लोग रहते हैं, जिनको 272 से कम लोग रहते हैं इधर, क्योंकि जब भी 272 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो दाहिनी तरफ से बैठना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि 300-400 लोग हैं, अगर एक ही को 543 में से 400 सत्ता पक्ष में है तो वो यहाँ तक भले बैठें, लेकिन जो है वो दाहिनी तरफ से बैठना शुरू करेंगे और जहाँ तक उनको जगह मिल पाएगी मिलेगी। और फिर उधर सबसे बाईं तरफ से जो है विपक्ष के लोग बैठते हैं। ये लोकसभा का ये चलता है। और सामने जो है यहाँ अध्यक्ष महोदय बैठते हैं, जिनको जो है लोकसभा में स्पीकर कहा जाता है। आगे है, ये जो अध्यक्ष होते हैं वो इन्हीं लोकसभा सदस्य 543 में से कोई एक को जो है वही उन्हीं सदस्यों के द्वारा वही 543 लोग मिल करके किसी एक को अपने में से जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं और फिर वो 5 साल तक जो है पूरे सदन की कार्यवाही को संभालते हैं। अगला है, ये राज्यसभा की तस्वीर है अंदर की, जहाँ पर यहाँ सामने जो है आपको राज्यसभा में कौन बैठते हैं? तो यहाँ सामने जो है राज्यसभा में राज्यसभा के जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो बैठते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जो है उपसभापति बैठते हैं। लोकसभा में भी अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में कोई उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य बैठते हैं। इनके दाहिने तरफ जो है यह सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं और बाईं तरफ जनरली जो है विपक्ष के लोग रहते हैं। लेकिन इसमें जो है किसी प्रकार का ये नहीं है कि इसमें बहुमत होना चाहिए। बहुमत सिर्फ लोकसभा के बहुमत से सरकार चलती है। यहाँ जो 245 है तो 245 में अगर जो है सिर्फ विधेयक पास करने के लिए बहुमत को गिना जाता है, बाकी सरकार को बने रहने के लिए यहाँ बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो अगर कोई कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के बीच, चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य ही क्यों ना हो, आपस में ही कभी दोनों सदन में जो है किसी भी विधेयक को लेकर के आपस में कोई गतिरोध हो जाता है, किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पर उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, वो संचालन जो है।
अगला है कि भारत के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित हो। सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल्स में आपको कवर करते चलेंगे। सवाल है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है। तो दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा का अभी हम आपको तस्वीर के द्वारा समझाए हैं, इन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वह किसी भी ये के लिए जो है विधेयक जिस पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी अभी हम बताएं आपको कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में आपस में अगर किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो वैसी सिचुएशन में उस मतभेद को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक ही हॉल में बैठते हैं और वहां जो है वो उस मैटर को लेकर के उस पर विचार करते हैं, फिर उस विधेयक को पारित करते हैं। सवाल अगला है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित हो सकता है। अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन है यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एक साथ चल रहा है तो वहां पर किस प्रकार का विधेयक पारित हो सकता है। तो वहां पर जो विधेयक पारित होगा, कोई भी सामान्य विधेयक पारित हो सकता है और उसमें जो है पारित होने के लिए दोनों सदन के जितने सदस्य उपस्थित होंगे उसके मतदाता सदस्यों की सामान्य बहुमत से, यानी आधा से ज़्यादा लोग जिसको सपोर्ट करेगा वो पारित हो जाएंगे। सत्ता पक्ष में जितना लोग वोट करे और फिर जितना लोग विपक्ष में, अगर आधा से अधिक लोग सत्ता पक्ष को विधेयक के फेवर में वोट करते तो वो विधेयक पास होगा, और आधा से कम लोग ज़्यादा लोग अगर विधेयक के अगेंस्ट वोट कर देते हैं कि नहीं ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए तो वो विधेयक फिर वहाँ पर गिर जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों सदन के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा जो है यह पारित किया जाता है। सवाल अगला है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है। संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है, सुबह सुबह जब संसद शुरू होता है तो वहाँ पर कार्यवाही में सबसे पहला विषय होता है वो प्रश्नकाल का समय रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जी हाँ, सुबह 11 बजे से लेकर के यह 1 घंटा का समय रहता है। 60 मिनट कहिए या 1 घंटा कहिए, तो 60 मिनट में प्रश्न काल रहता है जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे तारांकित प्रश्न है जिसको जो है जिस प्रश्न अलग अलग सदस्य, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के सदस्य हों, सत्ता पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है, वो प्रश्न काल जो 1 घंटा चलता है उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी सवाल करते हैं अपने क्षेत्र को लेकर के, विपक्ष के सदस्य भी करते हैं। तो इस तारांकित प्रश्न में जो संबंधित मंत्री होते हैं वो उनका मौखिक जवाब देते हैं। दूसरा अतारांकित प्रश्न होता है। अतारांकित प्रश्न में जो है वो जो सवाल किया जाता है सदस्य के द्वारा, लोकसभा के जिस भी क्षेत्र के सदस्य सवाल करेंगे तो उसका जो है जो संबंधित मंत्री होते हैं वो लिखित में जवाब देते हैं। और तीसरा होता है जो लघु सूचना जिसको कहते हैं, तो ये तीसरे टाइप के प्रश्न है। इस लघु सूचना में जो है सार्वजनिक महत्व का जो तत्कालीन मुद्दा चल रहा होता है देश में, जैसे मिसाल के तौर पर अगर अभी संसद चलता है तो अभी 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है जिसको विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। बिहार के पश्चात अभी देश के कुल 12 राज्यों में यह चल रहा है। तो अभी ये तत्कालीन मुद्दा है, तो इस पर भी अलग अलग जो जिन 12 राज्यों में चल रहे हैं उसके सदस्य जो है सवाल पूछ सकते हैं, और ये तत्कालीन मुद्दा है, ये इस पर जो है लघु सूचना के ये प्रश्न है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न चलते हैं और इसका समय 1 घंटा का रहता है जो प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है, और इस 1 घंटा के बाद फिर अगले दिन की कार्यवाही में यह प्रश्न काल चलता है। अगला है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब बिना सदन को सूचित किए वो अनुपस्थित रहता है। तो संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है अगर वह सदस्य बिना सूचना दिए, बिना सूचना दिए 60 दिन तक अगर वह एब्सेंट है तो फिर उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अगर सूचना देता है तो फिर उसकी सदस्यता बहाल रहती है। यह इसका जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101, कहाँ जिक्र है? अनुच्छेद 101 के चौथे भाग में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 101 के चौथे भाग में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, सवाल को समझिएगा कि निम्न विधेयकों में से, विधेयक जो
बिल पास होता है संसद में उसको विधेयक कहते हैं, और जब वह पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट हो जाता है, कानून कहते हैं। तो निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यहाँ पर है संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम लोग संविधान के संशोधन की बात होगी, संविधान संशोधन विधेयक का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत जो है यह लोकसभा को अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के मूल ढांचा को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचा को नहीं बर्बाद कर सकते। मूल ढांचा से अर्थ ये है कि अगर जो भारत की संविधान है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, तो ऐसा नहीं कि संशोधन करके लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दिया जाएगा, संशोधन करके समाजवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ये मूल ढांचा को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जो है उसमें जो अन्य जरूरत है उसको जो है संशोधन किया जा सकता है, और यह अधिकार है अनुच्छेद 368 के तहत। इसमें दो तरह के बहुमत से होते हैं, एक तो सामान्य बहुमत होता है जिसमें आधे से अधिक लोग जो है वोट करते हैं, दूसरा 2/3 बहुमत से भी जो है कुछ ऐसे भी ये रहते हैं जिसको 2/3 बहुमत से यानी कुल उपस्थित सदस्यों में से 2/3 लोग अगर विधेयक के पक्ष में रहेंगे तभी जाकर के वो संशोधन पास होगा, अन्यथा जो है वो संशोधन पास नहीं हो पाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? जी हाँ, हमारा देश जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 की तिथि आप सभी को याद रहती है, और जो है उससे पहले भी आप याद करते होइएगा कि 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, और 1946 से ही यानी 9 दिसंबर 1946 से ही भारतीय संविधान निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया था, जो हम आपको अभी पिछला एक क्लास स्पेशल क्लास रखे थे संविधान दिवस पर, उसमें बताए हैं कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य चलता है, और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। अब इन सारा डेटा हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न में का आपको उत्तर थोड़ा सा बारीकी से देना है। कह रहा है कि अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रही? तो 1946 में जो सरकार का गठन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, समझिए तो वह सरकार 1947 में देश स्वतंत्र होने के पश्चात भी लगभग वही सरकार चलती रही, और संविधान सभा ने जो संविधान निर्माण किया 26 नवंबर 1949 में संविधान निर्माण का कार्य जब पूरा कर लिया, फिर जो अंतिम बैठक की संविधान लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्हीं संविधान सभा के सदस्यों ने देश का राष्ट्रपति चुन लिया। उसके बाद जो है वो कार्यवाही संसद की चलती रही पहले की भांति, और कब तक चली है? 17 अप्रैल 1952 तक। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था संपूर्ण देश में, और फिर जो है जब लोकसभा का चुनाव संपूर्ण देश में हुआ, फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने, तो फिर वहां से हम कह सकते हैं कि अस्थायी संसद की बात हो गई। उससे पहले अस्थायी संसद है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कंट्राडिक्शन रहता है। लोग ये कहते हैं कि अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बनते तो ऐसे होता, या फिर जनता का मूड था कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने लेकिन नेहरू जी जो है छल कपट किए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टीका टिप्पणी से बिल्कुल बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ है, और सरदार पटेल साहब की जो मृत्यु है वो 1950 में हो चुकी थी, अर्थात वो पहली लोकसभा चुनाव से पहले हो चुकी थी उनकी मृत्यु। तो फिर जनता का क्या मूड था, ये बात अलग हो जाती है। दूसरी बात कि अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्यों हुई? क्योंकि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इस कंट्राडिक्शन में पड़े बिना। सवाल अगला है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं। जो भी राष्ट्रपति पद पर रहते हैं वो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो अभी पूरे भारत की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो कार्यपालिका के अंतर्गत डीएम, एसपी, एसडीएम, बीडीओ, सीओ यानी एक एक जो सदस्य हैं जो कार्य करते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में ऑफिसर्स कह सकते हैं, तो वो सारे ऑफिसर्स जो है
कार्यपालिका के सदस्य हैं, और उन सबका जो पूरे देश में अध्यक्ष है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में, क्योंकि वो भारत की राष्ट्रपति महोदया हैं। सवाल अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जो योग्यता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता निर्धारित की गई है। पहला योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी विदेशी लोग को हम लोग अपना राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकते हैं। वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, न्यूनतम आयु। यहाँ जो बात हो रही है वो न्यूनतम आयु की हो रही है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। लोकसभा या राज्यसभा, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, यानी वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने लायक हो, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर संसद के किसी सदन का सदस्य होंगे और राष्ट्रपति के लिए उनके नाम पर चर्चा होगी तो पहले उनको सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, फिर जाकर के वो राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन करेंगे। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि आवश्यक योग्यता नहीं है पूछा जा रहा है तो संसद के किसी सदन के सदस्य वो नहीं होंगे। सवाल अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, ये बहुत अहम सवाल है कि देश का, हम कहते हैं कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसको जो है 272 MP जिसको भी सपोर्ट कर देंगे वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और वो प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकते हैं जो संसद के किसी सदन के सदस्य होंगे। यानी 100 MP प्रस्तावक और अनुमोदक के लिए चाहिए। जीतने के लिए, समझिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ 100 संसद के सदस्यों की आवश्यकता हो रही है। तो जिसको संसद के 100 सदस्य जो है बनेंगे, जिनके प्रस्तावक और अनुमोदक, वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक एक कैंडिडेट भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में रहते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किससे शुरू किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत इस बात का जिक्र किया गया है। कितना है? अनुच्छेद 61 के तहत जो है इस बात पर चर्चा किया गया है कि अगर राष्ट्रपति देश विरोध में अगर कोई कार्य करते हैं, कोई भी राष्ट्रपति हो, अगर वो पद पर रहते हुए देश के विरोध में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा जो है उनको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लाया जाएगा संसद के सदन में और उनके सदस्यों की 2/3 बहुमत से पास करा करके उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है 14 का सी हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है और 2/3 बहुमत से उसको पास कराना आवश्यक होगा। सवाल अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, हम अभी पीछे प्रश्न आपको बताए हैं कि ये अनुच्छेद 61 के तहत इसका जिक्र है और यह प्रक्रिया जो ली गई है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाया जाता है जो वर्तमान में देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है कि जो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI जिनको हम लोग कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी फिलहाल में CJI के पद पर सूर्यकांत जी को शपथ दिलाया गया है। तो CJI को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ जो है वो CJI यानी मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो भी उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और अगर वो नहीं हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं, अगर CJI भी भारत में नहीं है तो जो उस वक्त सबसे जो सीनियर जज होंगे वो राष्ट्रपति को जो है अपना ये दिलाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में देश का कार्यभार कौन चलाएंगे।
तो इसका जो जिक्र है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में किया गया है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो वैसी सिचुएशन में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो स्थिति को देखते हैं। कार्यभार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास रहता है। और ऐसा सिचुएशन है कि तीनों नहीं है तो वहाँ पर भी वही सिस्टम लागू होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर जज होंगे वो कार्यवाही को देखेंगे कार्यपालक राष्ट्रपति के रूप में। सवाल है कि भारत दोस्तों हम सभी प्रश्नों को आपको पूरे डिटेल्स में बता रहे हैं, इसलिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यह क्लास जितना आपके लिए लाभकारी हो रहा है उतना आपके दोस्तों के लिए भी हो सकता है, उनके भी शेयर कीजिए। और अगला क्लास पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट हर क्लास आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी ये सभी उपराष्ट्रपति रहे हैं। पहले राधा कृष्णन जो है ये तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं, तो यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है 35 है, अधिकतम की कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर जो है 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 57 के तहत जो है राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। और आज का इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने के लिए का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसी भी अभियुक्त को अगर फांसी की सज़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसको बदलना, रोकना या फिर उसे कम करने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद कितना में जिक्र है? अनुच्छेद 72 में जिक्र है। और यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अभियुक्ति के फांसी की सज़ा को रोक सकता है, बदल सकता है या कम कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और अनुच्छेद 161 के तहत जो है यह राज्यपाल को है कि वो माफ़ी को रोक नहीं सकता है, मतलब बदल सकता है या थोड़ा बहुत घटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल जो है फांसी की सज़ा को रोक देगा। ये अधिकार राज्यपाल को नहीं है, लेकिन 161 के तहत जो है वो उसमें थोड़ा बहुत मतलब कम कर सकता है, घटा सकता है, ये राज्यपाल को है। लेकिन राष्ट्रपति है कि वो रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह हम लोग अभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। आइए हम लोग जो है मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।